नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो बहुत ही अनोखा है। ये कहानी उस दौर की है जब दिल्ली के तख्त पर वो लोग बैठे जिन्हें कभी बाजारों में खरीदा और बेचा गया था। जी हाँ, ये दास्तान है भारत के पहले बड़े इस्लामी राजवंश गुलाम वंश की। लेकिन चलिए इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन भी है कि एक गुलाम जो किसी और की संपत्ति हो वो एक दिन सुल्तान बन जाए और एक पूरी सल्तनत पर हुकूमत करे? गुलाम वंश ने दिल्ली पर लगभग 84 साल, एक लंबा अरसा राज किया। इस सफर में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रजिया सुल्तान और बलबन तक कई ऐसे बड़े नाम सामने आए जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो ये गुलाम वंश आखिर था क्या? इसे यूं समझिए कि ये मध्यकालीन भारत का वो राजवंश था जिसकी शुरुआत ही मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इसी के साथ भारत में एक नए शासन की बुनियाद रखी गई। चलिए इस कहानी के पहले और सबसे अहम किरदार से मिलते हैं। वो शख्स जिसने इस वंश की नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हुआ यूं कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हो गई और उसके बाद उसके सबसे वफादार गुलाम ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और उसकी दरियादिली के किस्से तो इतने मशहूर थे कि लोग उसे लाख बख्श कहने लगे, मतलब लाखों का दान देने वाला। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो भारत की पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, वो उसी ने बनवाई। और आज जो हम कुतुब मीनार देखते हैं उसकी नींव भी ऐबक ने ही रखी थी। लेकिन ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 4 साल बाद 1210 में पोलो जैसा एक खेल होता है चौगान, वो खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। एक अचानक अंत। तो ऐबक ने तो नींव रख दी थी, लेकिन सल्तनत की असली और मजबूत इमारत किसी और ने खड़ी की। अब कहानी में एंट्री होती है इल्तुतमिश की, जिसे सल्तनत का असली आर्किटेक्ट माना जाता है। इल्तुतमिश ने आते ही बड़े और जरूरी बदलाव किए। सबसे पहला काम, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया और बस यहीं से दिल्ली सत्ता का असली सेंटर बन गई। उसने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, जिसमें अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी। और तो और 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल करके उसने अपने शासन को एक लीगल स्टैंप दे दिया। और हाँ, जिस कुतुब मीनार को ऐबक अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा भी इल्तुतमिश ने ही करवाया। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सोचिए, ये इस वंश की कैसी अनोखी हकीकत थी। अपने राज को और मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक ग्रुप बनाया। इसे तुर्क-ए-चिहलगानी या आम भाषा में चालीसा कहा गया। ये उसके सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे, लेकिन यही ग्रुप आगे चलकर इतना ताकतवर हो गया कि वो जिसे चाहे सुल्तान बनाने और हटाने लगा। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। दिल्ली की गद्दी पर एक औरत का बैठना। जी हाँ, अब बात होगी रजिया सुल्तान की। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने बेटों को नाकाबिल समझा और अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुर्की अमीरों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। उन्होंने रजिया के भाई को सुल्तान बना दिया, पर रजिया ने दिल्ली की आम जनता के सपोर्ट से तख्ता पलट दिया और सुल्ताना बन गई। उसने गैर तुर्कों को बड़े बड़े पद दिए, जिससे तुर्की अमीर और भी ज्यादा भड़क गए। रजिया कोई आम शासक नहीं थी। उसने पर्दा प्रथा को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो मर्दों जैसे कपड़े पहनकर दरबार में आती थी और हाथी पर बैठकर जंग के मैदान में अपनी सेना को खुद लीड करती थी। उसकी यही हिम्मत, उसकी यही बेबाकी उसके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन आखिरकार 1240 में अमीरों ने साजिश करके रजिया को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी गई। रजिया की मौत के बाद तो जैसे दिल्ली की गद्दी एक खेल बन गई। अगले 26 सालों तक एक के बाद एक कमजोर सुल्तान आए और गए। असली ताकत तो चालीसा के हाथों में थी, जो अपनी मर्जी से कठपुतली सुल्तानों को गद्दी पर बिठाते और हटाते रहे। और इसी उथल पुथल और अराजकता के बीच से एक ऐसा शख्स उभरा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो लोहे की मुट्ठी से सल्तनत पर राज करने वाला था। नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए बहुत ही सख्त नीतियां अपनाई।
उसने सेना को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया और दरबार में ईरानी परंपराएं शुरू की, जैसे सिजदा यानी सुल्तान के आगे झुककर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। मकसद साफ था, ये बताना कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। बलबन खुद उसी चालीसा का सदस्य था जिसने उसे इतना ताकतवर बनाया था, लेकिन जैसे ही वो खुद सुल्तान बना, जानते हैं उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने उसी चालीसा को, उसी ग्रुप को जड़ से खत्म कर दिया ताकि उसके सामने कोई और ताकत खड़ी ही ना हो सके। मतलब जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा था, सबसे पहले उसी सीढ़ी को तोड़ दिया। अपनी सत्ता को दैवीय दिखाने के लिए बलबन ने जिल-ए-इलाही जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली, जिसका मतलब था पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। ये सब उसकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ताकि कोई भी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत तक ना कर सके। तो जब ये सारी उथल पुथल, ये दौर खत्म हुआ, तो इस वंश ने इतिहास में अपनी क्या छाप छोड़ी, इसकी विरासत क्या थी? 84 साल गुलामों के तौर पर शुरू हुआ ये वंश कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। अपनी तमाम अंदरूनी लड़ाइयों और साजिशों के बावजूद ये एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली ताकत बना रहा। और इस वंश की सबसे बड़ी और सबसे अहम विरासत यही है, इसने भारत में इस्लामी शासन की वो नींव रखी, वो पॉलिटिकल और कल्चरल ढांचा तैयार किया जिसका असर आने वाली कई सदियों तक दिखाई देता रहा। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में रह जाता है, क्या वो ताकत जो गुलामी से पैदा होती है, वो कभी अपनी उन जड़ों से, उस कंट्रोल करने की फितरत से सच में पूरी तरह आज़ाद हो पाती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।